तो चैप्टर नंबर 12 यहाँ आ गए हम। इसमें टोटल 21 चैप्टर्स हैं। 21 चैप्टर्स हैं टोटल इसमें, तो उसमें से 12वां शुरू हो गया। 12th सेकेंड हाफ में आ चुके हैं हम बड़े आराम से। तो इसका दूसरा सेक्शन देख रहे हैं। कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई वही नहीं। ये तो बाद में ही देखा जाएगा कि मदीना वॉज द परफेक्ट चॉइस। लेज़ली हेजल्टन कह रही हैं ऐसा। क्या कह रही हैं कि रेट्रोस्पेक्ट में ही ऐसा दिखने लगेगा कि मदीना वॉज एन ऑब्वियस चॉइस। इट वॉजंट एज ऑब्वियस, कहने का मतलब ये है। लेकिन उसके बावजूद ये जो मदीना का शहर है, शहर पता नहीं शहर इसको कहा जा सकता है उस टाइम पे, बट मदीना लफ्जी माने तो शहर के ही हैं। तो एंटायरली आउटसाइडर भी नहीं थे यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ कनेक्शन तो पुराना था इस शहर के साथ उनका। वो क्या कनेक्शन था उसको देखते हैं। He was not entirely an outsider in that oasis settlement 200 miles north of Mecca. 200 मील दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। There isn't much distance between Mecca and Medina. And if you use the modern means तो ये तो बिल्कुल ही कोई डिस्टेंस नहीं है। पर उस जमाने में बड़ा ये डिस्टेंस रहा होगा। एंड मोर सो इन द डेजर्ट टेरेन। इन डेजर्ट टेरेन इट्स अ लॉन्ग हॉल। एंड उस जमाने के मामलात में तो ये बड़ा दूर है। ये अलग सिविलाइजेशन है मान लीजिए एक तरीके की। तो these are very far away. खैर, ही वॉज नॉट एन आउटसाइडर। एक इनसाइड कनेक्शन था, एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब, वो यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, डाइड देयर। एंड देन यू वुड रिमेंबर जब हमने बात की 6 साल बाद, his mother would also pass away, and she was way back from a visit to Medina at that time. ये वाले तो these connections they would seem more a matter of fate, लेकिन इससे भी डीपर कनेक्शन था इस जगह के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रैंडफादर, वही फेमस शख्स जिनके नाम पे इनके क्लान का नाम बनु हाशिम था। तो हाशिम, वो दैट्स ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाशिम, ही हैड मैरिड ए मदीनन वुमन। मदीना की एक औरत, उनसे शादी की थी। प्रोबेबली खजराज में से थी वो। वहाँ पे एक ट्राइब खजराज। तो उनकी एक औलाद भी थी, एक बेटा हुआ था उनका। तो ये जो हाशिम है, ये जो सीरिया की तरफ जाते थे ना कारवान, उसके चीफ होते थे अपने वक्त पे। दैट्स ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स बिफोर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसके चीफ होते थे। ये सीरिया की तरफ जो कारवान जाता था, सीरिया का मतलब हुआ उस वक्त का फ़लस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, ये सारा एक ही खित्ता था। और अगर थोड़ा सा जोग्राफिया का इल्म है आपके पास तो इट वुड मीन मक्का। मक्का के नॉर्थ में है मदीना। मदीना के नॉर्थ में है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन के नॉर्थ में है मॉडर्न डे सीरिया। तो जब भी वो सीरिया जाते होंगे या जाते रहे होंगे तो मदीना, दे वुड पास थ्रू मदीना। एज सच ही मस्ट हैव ऑफन पास थ्रू इट, मदीना। ऐसे ही एक बार वहाँ पे रुके। एंड खजराज ट्राइब उस वक्त मेजॉरिटी ट्राइब था ये वहाँ का। वहाँ पे उनमें से मैरिड वन ऑफ देयर वुमन, एंड देन ही वुड मूव ऑन टूवर्ड्स हिज मिशन, टूवर्ड्स सीरिया। रास्ते पे बीमार हो गए और गाज़ा
में उनकी डेथ हुई। वी आर टॉकिंग अबाउट हाशिम, जिनसे बनु हाशिम नाम मिला, द क्लान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस क्लान से थे, ही इज़ द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी इस सफ़र पे हैं और गाज़ा में उनकी डेथ हो जाती है, तो ही वुड नॉट हैव नोन दैट ही हैज़ सायर्ड अ सन, क्योंकि ये इमीडिएटली उसके बाद हो रहा है। अब नो, दिस इज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू हाउ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ वाज ऑर्फन्ड। इसमें सिमिलैरिटी है ना, बिकॉज द प्रॉफिट्स फादर पास्ड अवे बिफोर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, एंड दैट्स सिमिलर, दैट्स ऑलमोस्ट सेम। एंड that son that was to be born in some time, that son would become Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam's grandfather. So his grandfather was also born an orphan. ये जो मक्का और मदीना कितना दूर है आपस में, इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि 7 साल तक मक्का में किसी को पता ही नहीं चला that there is such a person, that this person is born there, that their own son is in Medina. They would not even know it for 7 long years. And 7 is a very big number. We have talked about this in our earlier sessions. 7 is a very big number in this custom, in this era, throughout world. 7 would be when people would be thinking of you as an adult. They would get you married off. You would be in the wars. You would be fighting. You would be at the helm of affairs. So, khair, so far as the Meccans were concerned, मदीना क्या था इनके लिए? रफ एंड आइसोलेटेड प्लेस। ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे रुकते हैं कुछ लम्हों के लिए, ये कुछ नहीं है, कोई ख़ास हैसियत नहीं है हमारे सामने इसकी। छोटे छोटे हैमलेट्स हैं, 8-10 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई है इस जगह की। थोड़े से यहाँ पे नखलिस्तान बन गया है थोड़ा सा, कुछ डेट पाम्स हैं, थोड़ा सा पानी मिल जाता है, हम यहाँ रुक जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, नथिंग मोर देन दैट। शहर के लोगों का गांव देहात वगैरह को देखने का नज़रिया हमेशा से यही रहा है, आज भी ऐसा ही है। लिज़ी हेजल्टन कहती है, लाइक मोस्ट सिटी डिवेलपर्स इवन टुडे द मैक्कन्स कंसिडर देमसेल्व्स इनफाइनाइटली सुपीरियर टू व्हाट दे सॉ एज बंच ऑफ प्रोविंशियल्स। मैं स्माइल किया जब मैं ये पढ़ा। एट वंस मेरे दिमाग में श्रीनगर आया। अल्लाह ताला ने पहले श्रीनगर बनाया, फिर बाकी कायनात बनाई। ऐसा बड़े सारे लोगों का मानना नहीं है, लेकिन बिहेवियर ऐसा ही होता है। कुछ का बिहेवियर इससे भी आगे बढ़ता है, जब वो हैरान होते हैं ये सोच के कि अच्छा और कुछ भी बनाया। तो खैर, श्रीनगर बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग भी बड़े खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी जगह है। I found lot of love here. शहर अपने साथ अपने मामलात ले आता है, श्रीनगर भी अपने साथ अपने मामलात ले आता है, गांव अपने साथ अपने मामलात लाता है, तो श्रीनगर के आसपास के गांव अपने मामलात अपने साथ ले आते हैं। तो इस सब की अपनी अपनी खूबसूरती है। मेरे अंदर बहुत चाह है कि ये बहसें होती हैं हमारे यहाँ गांव और शहर की, ये हों। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ये डिवाइड इतना बुरा नहीं है कि ये तो इसके कुछ रिपरकशंस हो बड़े। इस वजह से बेहतर है कि इस बारे में पहले ही बात हो, दैन दीज वेजेस जब ये डीपर जाएं हमारे सोसाइटी के काइंड ऑफ social stratification ho. I don't think that's going to happen in Kashmir at all, because marriages etc. तो होते ही हैं यहाँ पे इंटर रीजन, तो नॉट अ बिग डील। हाँ,
श्रीनगर में एज ए ताना तो यूज़ करते ही हैं गांव का नाम। मैंने वो स्टोरी आप लोगों के साथ नरेट की है जब मैंने गाड़ी पार्क की थी सफा कदल पे, और वहाँ पे वो चौराहा टाइप है, तो एक गाड़ी वाला यहाँ से आया, दूसरे साइड से दूसरी गाड़ी वाला आया, दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट ईच अदर, बट अल्लाह ने रहम किया, वो बच गए। अब दोनों नीचे उतर गए, देख के नहीं चल सकता, तुमने बड़ा डैमेज करना था, जान जा सकती थी वो ये, तो चलो जो भी हो गया, डिस्कशन ख़त्म हो गया। अब वो दोनों निकल गए तो वन ऑफ देम शाउटेड ऑन द अदर, ये गांव के गांव दैट वाज द अदर मोमेंट। तूने गांव का किसको बोला, तुम हो गए गांव के, बैंकन वस लानत मैं पता नहीं, आई फील लाइक एज इफ आई वाज हैविंग स्वीट कॉर्न एट दैट मोमेंट एंड आई स्टॉप्ड, वो चम्मच इन माय हैंड एंड आई एम लुकिंग एट देम बोथ एंड आई एम लाइक कि जो गाली तुम एक दूसरे को दे रहे हो मैं वो हूँ एंड खैर, अच्छा, ये जो ये ताना भी होता है गांव का एंड ऑल, ये इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो लोग मुझे सुनते हैं फ्रॉम हु आर फ्रॉम विलेजेस, देयर इजंट मच टू गेट ऑफेंडेड ओवर अगर ऐसा कभी सुनोगे भी। um, लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट करना थ्रू देयर एटीट्यूड इज क्वाइट पॉसिबल, बट द लिंक इज नॉट एज रिजिड एज वन में थिंक। कहने का मतलब कि यही दो लोग अगर सही में मैं इनके सामने होता, दे वुडंट शो प्रेजुडिस टू मी, इवन इफ दे वुड नो कि मैं गांव से हूँ, तो कि उन्होंने उसको एज अ स्लर यूज किया। Even if you use it as a slur, which you shouldn't, but even if you do that, it does not necessarily reflect, or it would not necessarily predict your behavior. मतलब कि अब आप सही में डिस्क्रिमिनेटरी भी होंगे, ये इससे ज़रूरी नहीं है। बहुत देर तक इंसानों ने कोशिश की है ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने की, कोई बहुत अच्छे जवाब नहीं है हमारे पास कि व्हाट वुड प्रेडिक्ट ए ह्यूमंस बिहेवियर। वी हैव फाइन आंसर्स, बट कोई सटीक जिसमें एक्सेप्शन ना मिले ऐसा भी नहीं है। इंसान का एटीट्यूड टुवर्ड्स थिंग्स, of course that has a bearing on how a person would behave, but even then it falls short. So even if there would be people who would use say gaon as a slur, even then they would not show prejudice, and then it would not even come in their behavior, and more so in Kashmir. There is a study that was done नॉर्थ अमेरिका में, जब चाइनीज़ के ख़िलाफ़ राइट्स वगैरह वहाँ पे हो रहे थे, बड़े मामलात बुरे थे। तो इस स्टडी में क्या किया, रिसर्चर ने कॉल किया ये होटल्स को कि मुझे रिजर्व करना है रूम, किन के लिए करना है, एक चाइनीज़ कपल के लिए। मेनी रिफ्यूज्ड, इनफैक्ट मोस्ट रिफ्यूज्ड। सो दैट्स लाइक देयर वे ऑफ सेइंग ए गांव का रिफ्यूजिंग देम। लेकिन जब एक्चुअली विजिट किया उन्हीं होटल्स में, मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्टेड them as guests, gave them full protocol. तो that shows you sometimes things हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आ रही होती हैं काइंड ऑफ। ये स्लर्स भी ऐसे ही हैं, ये आपको थोड़ी बहुत इल्म वाले लोग इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ताकि उनकी अपनी रोटियां सिकें। सबस्टेंस है नहीं, कितनी देर बोलते रहोगे, कुछ देर के बाद दिख जाएगा यू आर एन इडियट। वो कहते हैं ना कि स्टे साइलेंट एंड लीव देम इन डाउट, देन ओपन योर माउथ एंड प्रूव दैट यू आर एन इडियट। तो
अब आपके पास है नहीं, कोई मादा मैटर नहीं है जिससे आप बात कर सके, तो क्या करेंगे आप? आज शहर गांव वाला मुद्दा उठाएंगे, कल शिया सुन्नी उठाएंगे, कर परसों कुछ और उठाएंगे, तो आपका भी काम चलता रहेगा. दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स नाउ. वेलकम टू 21st century enlightened human being. But for us, it is more important to understand. And here is something we can understand about it. ये जो शहर और गांव का डिवाइड है, तो इसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे कह रहा था कि ये स्लर की तरह भी यूज होता है, दो इट शुड नॉट हैपन, बट ओके फाइन इफ इट हैपन, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वुडंट स्पीक फॉर एवरी विलेजर. मे बी अदर्स हैव प्रॉब्लम्स विद इट. Even then it would not predict behavior, and behavior most of the times is cordial, in sync with Kashmiri ethos by and large. And that is probably why I ask people to talk about it. क्योंकि मुझे पता है जब आप बात करोगे आपस में इस बारे में, शहर और गांव के लोग, मुझे पता है आप मजाक उड़ाओगे एक दूसरे का, आप हंसोगे, आप खुश होगे, और आपको पता चलेगा देयर इज मच मोर टू अस देन जस्ट गामुक एंड शाहरुख. एंड यू वुड रियलाइज कि ये असली में कोई डिवाइड ही नहीं है. और हमारा रिश्ता एक्चुअली मोहब्बत का है, और वो इस चीज़ को सीमेंट करेगा. वन ऑफ द थिंग्स साइकोलॉजिस्ट्स टेल अस, बाय द वे साइकोलॉजिस्ट्स आर ओवररेटेड, वन ऑफ द थिंग्स दे टेल अस इज के जो रिलेशनशिप्स में ना मजाक एक दूसरे का कर पाते हैं, वो रिलेशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं. और आप देखेंगे जब आप ऐसी सेटिंग्स में मिलेंगे ना जहाँ कोई आग लगाने वाला नहीं है, यू वुड रियलाइज दैट यू वुड हैव फन विद ईच अदर. आपको मजा आएगा एक दूसरे के साथ. यू वुड डेवलप गुड रिलेशनशिप्स. और इस वजह से यू मस्ट टॉक दिस शहर गांव थिंग, क्योंकि ये अभी उस स्टेज पे है कि ये कुछ है ही नहीं, इसकी हवा बनाई है अनपढ़ लोगों ने. हवा, कंप्लीट हवा है, फुस, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई मैटर ही नहीं है. क्या कभी कोई ओकेजनल मामला होता है ऐसा जिसमें इंसान बोलेगा कि अच्छा नहीं हुआ? ऑफ कोर्स होता है, कहाँ नहीं होता है, ज़रा ये बताए. बिल्कुल होता है. बट वी मस्ट लर्न टू टेक अ जोक. दिल को बड़ा करना चाहिए, इसका दायरा बहुत बड़ा रखना चाहिए. और इसका रिवर्स भी ट्रू है. ऐसी बात नहीं है कि देयर आर नो स्टीरियोटाइप्स अबाउट सिटीज इन विलेजेस. श्रीनगर might think of itself as progress, but from a village's perspective it also represents behayai, which may or may not be correct. हो भी सकता है, पर ज़रूरी भी नहीं है. तो ऐसे मामलात में बड़ा अच्छा है कि इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से ना, विद अ काम हार्ट. खलील जिब्रान चिट्ठियाँ लिखे हैं, एक प्रोबेबली उनको पसंद रही होंगी, वो ऑथर एक लेबनीज ऑथर थी शायद. उनको वो लव लेटर्स लिखते थे जो पब्लिश हुई एज खलील जिब्रान्स लव लेटर्स. उसमें बड़ा खूबसूरत है पहला और दूसरा लेटर, बहुत खूबसूरत है. उसमें वो अपनी न्यूयॉर्क की लाइफ बयान करते हैं, और वो कहते हैं कि बड़े शहर का मसला भी बड़ा होता है. कहते यहाँ पे हर वक्त आपको तलवार लेकर चलना पड़ता है, लेकिन तलवार का जो मेयान होता है ना जिसमें तलवार रखी जाती है, उसमें शहद रखना पड़ता है. एंड द तलवार हैज टू बी डिप्ड इन शहद ऑल द टाइम. यू नेवर नो व्हाट वुड यू यूज. एंड देन ही सेज दैट सिटी किल्स यू विद इनडिफरेंस. शहर को फर्क नहीं पड़ता. ये it is hinting towards the soullessness of cities, which is a bigger problem than Shahargam. ये soullessness of Srinagar losing its soul.
Why do I even care about Srinagar losing its soul? Is Anantnag, Baramulla any different? They're not different. And that's why it's important that we talk about Srinagar. Because when Srinagar sneezes, rest of Kashmir catches cold. आफतें, बलाएं, रहमतें, बरक़ात, ज़हमतें, ये सारी पहली शहरों में ही आती हैं. जो भी आना है अच्छा बुरा वो पहले शहर ही आएगा. पहले पबजी श्रीनगर में ही खेलेंगे. पहले बेहयाई जी श्रीनगर में ही खेलेंगे. पहले जितने भी मामलात अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो यही होंगे. कोई बुजुर्ग होंगे बड़े कहीं से ट्रेवल करके आएंगे तो श्रीनगर में ही बसेंगे. बड़ा अमेजिंग रूट है. जब आप बाल गार्डन से आगे निकलते हैं, हबा कदल, फिर फतेह कदल, फिर आगे आप टूवर्ड्स दसगिर सोबन, नक्शबंद सोबन जाते हैं. फिर आगे लेके राइट लेते हैं, मलका से मखदूम सोबन जाते हैं. फिर आगे निकलते हैं उसी रूट से तो हज़रत बल आता है. So what an amazing route, right? यहाँ पे हज़रत शाह कासिम हक्कानी, आगे फिर दसगीर साहब, उसके आगे नक्शबंद साहब, उसके आगे मखदूम साहब, और फिर आखिर में हज़रत बल. So these big relics are also there in the big cities. ऐसा ही हुआ है हमेशा हिस्ट्री में. तो शहर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है. मुझे याद है बचपन में जब छोटे थे तो बुलवाड़ पे लोग क्या, ये यंग बॉयज, ये कुछ व्हीली मारते थे बाइक्स पे. कुछ टाइम बाद केपी रोड पे भी ये काइंड ऑफ, इसको क्या बोले, बीमारी ही बोलेंगे, लग गई ये भी. तो इस वजह से शहर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी सिविलाइजेशन में. सेंट्रल होता है ये शहर, और हुकूमत भी वहीं पे बैठती है. तो जो रंग शहर लेता है वही रंग कुछ वक्त के बाद बाकी कस्बे लेते हैं. इस वजह से जिम्मेवारी रहनुमाई की बड़ी ज़्यादा रहती है शहर के लोगों पे. अभी कुछ देर बाद हम देखेंगे कि ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडफादर was there in Medina for 7 years, we would see that when the Meccans would come to take him, one of the things they would say कि he would get a better life here, he would get exposure here. It's like saying यहाँ पे मेलिनसन है, यहाँ पे बर्न हॉल है, यहाँ पे स्विमिंग सीखेगा, यहाँ पे एक्सपोजर है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है. तो सीखने के जो मामलात है वो वहीं पे होंगे, वो शहरों में ही होते हैं. हर जगह ऐसा ही होता है. बट टू व्हाट यूज, ऑफ व्हाट अवेल, दैट इज द क्वेश्चन. कि क्या लेकर जाऊंगा मैं शहर से जब मैं वापस घर जाऊंगा. मैं ख़त्म बंद भी लेकर जा सकता हूँ, मैं कानी शाल लेकर जा सकता हूँ, मैं कंदकर लेकर जा सकता हूँ, मैं पेपर माशी लेकर जा सकता हूँ, और अल्लाह ना करे 10 तरीके की बीमारियां लेकर जा सकता है. शहरों का बड़ा रोल है इस मामले में. बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू अंडरस्टैंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. इंसान एक आइसोलेटेड इंडिविजुअल नहीं होता. इंसान के साथ उसकी स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं जो बड़े सारी चीज़ों को साथ में खींचती है. और शहर के लोगों के साथ बड़ी ज़्यादा स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं. इस वजह से जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा होती है. एंड दैट वन हैज़ टू रियलाइज. जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं, मैं हूँ. फॉर एग्जांपल मैं बस एक फ़र्द थोड़ी हूँ. मेरा हर एक फैसला इफेक्ट डालेगा मेरी फैमिली पे. फॉर एग्जांपल
एक शख्स होता है जो ड्रग एडिक्ट बन जाता है, तो वो क्या सिर्फ अपने अपने आप पे असर कर रहा होता है? नहीं। एक शख्स है, ही इज डायग्नोज्ड ऑफ कैंसर, तो इज ही द ओनली वन हु इज गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? But that is not true at all. Generational saving is going to get spent now. जो generational wealth है, किसी का घर बिकेगा शायद इस कॉलोन को ठीक करने में, तो जो generational wealth है वो खत्म हो जाएगी. We don't live in isolation. जिन बच्चों का फ्यूचर apparently secured था, वो all of a sudden below poverty line जा सकते हैं. ये छोटी सी मिसाल है. इंसान बहुत इम्पोर्टेंट है, एक फर्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एक फर्द का डायनेमिक बताएगा आगे जाकर कैसे वो खानदान रंग लेगा, और फिर उससे कैसे लोग आगे आगे आएंगे, तो शायद कौमों का फैसला होगा. ये देखे ना, बनु हाशिम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से फिर आएंगे, और फिर पूरी दुनिया क्या रंग लेगी, दैट वन फिगर इज गोइंग टू डिटरमिन. ही इज वन ऑफ, if not one of the, if not the, then one of the most influential people. Influence here not in positive or negative terms, but as a neutral term. As a neutral term, to the most influential person that has ever lived, because history is going to take a trajectory determined by his being. The color Arabia takes is going to affect the world for जितना भी टाइम उसके बाद आएगा. That tells you the importance of a person. And these people once again don't live in isolation. They make up communities, they make up mohallas, they make up communities make up nations, and parts of it are strong, parts of it are weaker in their influence. Some get influence, some influence. And cities have बहुत ताकत है इस मामले में, to influence. And that is why whatever color the city takes, rest of the vicinity is going to take. ऐसा ही होगा, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होता रहेगा. ये कुदरत का निज़ाम है, ये खुदा का कानून है, सोशोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी का. ये ऐसे ही चला है, ऐसे ही चलेगा. इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि लोग जो शहरों में रहते हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझें कि वो कैसे रंग लेंगे, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप, जो आपको शायद दिखेगा भी नहीं. वो वही रंग लेगा जो आपने लिया होगा. जैसे बाल आप कटाते हैं वो भी वैसे ही कटाएंगे, जो गाड़ियाँ आप खरीदते हैं वो भी वही गाड़ियाँ खरीदेंगे कुछ वक्त के बाद. जैसे खाना आप खाते हैं वैसे ही. बचपन में हमारे, व्हाट वाज द रेस्टोरेंट, मेरे बचपन में रेस्टोरेंट वाज मुगल दरबार. दैट वाज अ रेस्टोरेंट, और वो श्रीनगर में था. हमारे लिए वही रेस्टोरेंट होता था. और अब हर जगह है. अच्छा है बुरा है इज अ टॉपिक फॉर अदर डे, बट अ गुड एग्जाम्पल टू टेल यू कि हाउ सिटीज शेप द लैंडस्केप ऑफ द हिंटरलैंड. हमारा बचपन क्या था? अहदराज था. अहदराज, हु वाज ही, व्हाट वाज ही, गॉड नोज, बट he must have influenced many like me. And that's why it's very important for one to understand his responsibility in the society. And people from cities have to be much more responsible. And I would say that the current generation, at least from Srinagar, has to understand that it is responsible for a lot of population. You know, with great power comes great responsibility. There's a great responsibility on your shoulders. You might have been chosen to live in this city. It's an accident that has taken place with you. And it has given you many things which others would dream of. Small to big things.
that others would only dream of. A person from Banihal can only dream of those things that you have walking distance away. Now think about it, that patients are referred from Udi, from Kupwara, from Kishtawar, from Kukarnak, from Pahalgam, and they come to SMHS Skims. You visit these places for OPD purposes. Now with great power comes great responsibility and a duty. And it's owed to others. And this, by extension, to other cities as well. This is our immediate neighborhood. That's why I'm using this example. But this extends further to other cities as well, and to people in power and people who might influence. They must understand their responsibility, that you don't do things in isolation. There is no isolation in modern world, at least. We live in a globalized era. One area sneezes, rest of world catches cold. COVID could not limit itself to China. It spread. And one must understand what is he spreading. Is he spreading COVID or what? And people from cities must take the mantle and responsibility of kind of setting up a very good example. They should live up to what they claim. That we are progressive, we are good, we are agar firdoz baroe zami ast, city ast. So, but you should live up to that. A villager like me should say कि hak sach bola, this city is like paradise. So one should live up to the, if a city is like a paradise, who lives in paradise? जन्नत में जन्नती लोग रहते हैं, and cities must set up जन्नती लोगों का example. शहर otherwise क्या है, concrete है, आपके बिना ये कुछ भी नहीं है. It's nothing without its people. It's concrete. What else is it? कुछ भी नहीं है, लोहा है, concrete है, इसके अलावा कुछ नहीं है. ये तो यहाँ के लोग हैं जो इसको शहर बनाते हैं. तो अगर ये जन्नत है ये शहर, तो तब तो लोग यहाँ के जन्नती होंगे. और जन्नती लोगों का एग्जाम्पल सेट करना जिम्मेवारी है शहर के लोगों की. गांव के लोगों की भी है, लेकिन उनका नंबर प्लेट JK22, JK03, तो थोड़ा सा कट दे में स्लैक. JK01 should set up the example. And pride is an issue. Pride अल्लाह ताला को नहीं पसंद. सिंपल बात है. वो किसी भी चीज पे प्राइड हो, किसी भी चीज पे प्राइड हो, बिकॉज प्राइड फंडामेंटली बिट्रे करता है उसको कि कोई चीज मेरी खुद की वजह से है. ये कुफर है. इनफैक्ट हाईएस्ट डिग्री ऑफ कुफर वन माइट से. क्या आप तस्लीम करते हो एंड एस्क्राइब करते हो किसी ग्रेटनेस को खुद की तरफ, जबकि उसको बनाने वाला खुदा है. आप उसकी तख्लीक अपने हाथ में लेते हैं कि मैंने इसको बनाया. एक तो हो गया किसी और को खुदा माना, शिर्क. एक तो हो गया खुद को खुदा मान लेना. ये तो हद हो गई. तो प्राइड, बीइंग प्राउड मीन्स आई एम द क्रिएटर ऑफ समथिंग. जैसे फीलिंग प्राउड दैट आई एम इंटेलिजेंट. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इंटेलिजेंस आई हैव इज माई क्रिएशन. अस्तगफिरुल्लाह. अपनी खूबसूरती पे प्राइड. दैट मीन्स आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ब्यूटी. दिस ब्यूटी इज माइन. आई क्रिएटेड इट. आई पजेस इट. इस पे इख्तियार मेरा है. ये सारा कुफरिया है. ये सारा दिस ऑल ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर कुफर, आउटराइट कुफर. तो प्राइड इन एनी मैटर इज कुफर. तो प्राइड इन बीइंग फ्रॉम एनीवेयर इज आल्सो कुफर इन ए वे. दूसरा होता है कि जिसको कॉन्फिडेंस कहते हैं. दोनों में डिफरेंस होता है. प्राइड नेगेटिव कॉनोटेशंस के साथ है, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव कॉनोटेशंस के साथ है.
शहर को एज शनाख्त लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं हूँ शहर से, तो मैं क्यों बोलूँगा कि मैं गांव से हूँ? एज सिंपल एज दैट। एंड दैट ब्रिंग्स सर्टन गुड थिंग्स विद इट। तो मैं क्यों रिजेक्ट करूं कि वो गुड थिंग्स नहीं है मेरे पास? है मेरे पास। तो उस पर कॉन्फिडेंट होना, सेल्फ अश्योर्ड होना, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है उसमें। लेकिन जब ये प्राइड के उसमें दाखिल हो जाता है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक हमारे यहाँ ऐसा मामला है। हो सकता है कोई एका दुका लोग कहीं पे हो, बट यहाँ पे आई डोंट सी दैट। एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहता है ना कोई बंदा नवाज। तो यहाँ पे शुक्र अल्लाह का कि ऐसा डिवाइड नहीं है शहर और गांव के बीच। शहर और गांव का रिश्ता सिम्बायोटिक है, इसको कोई कितना भी नापसंद करे, लेकिन ये रिश्ता सिम्बायोटिक है। शहर की जो मशीनरी है ये चलती है क्योंकि इस मशीनरी को फ्यूल सप्लाई कोई करता है, और वहाँ पे रोल अदा करता है गांव अपना। शहर के लोगों के हाथ फ्री होते हैं ताकि वो सर्विस सेक्टर में दाखिल हो, क्योंकि कहीं और कोई अपने हाथों से बीज बोता है, फसल काटता है, और आपके प्लेट पे वो फसल आता है, वो खाना बन के आ जाता है। किसी भी सोसाइटी का प्राइमरी सेक्टर से सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाना, दैट मीन्स एग्रीकल्चर वगैरह एंड ये एसोसिएटेड फील्ड्स से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना, और फिर मैन्युफैक्चरिंग से निकलकर सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाना, ये कहीं पे भी तब मुमकिन होता है जब एग्रीकल्चरल सरप्लस होता है। अगर एग्रीकल्चरल सरप्लस ना हो तो फिर ये मुमकिन ही नहीं कि सर्विसेज सेक्टर डेवलप हो पाए, क्योंकि हमारी पहली नीड खाने की है, खुराक की है। अगर वही नहीं फुलफिल हो रही तो आप परमाशी क्या करेंगे? नहीं कर सकते। इनफैक्ट इंसान की हिस्ट्री में जो बड़े मोमेंट्स आए हैं, डिफाइनिंग मोमेंट्स आए, उसमें से एक यही था, एग्रीकल्चरल सरप्लस। फिर इंसान सेटल हो पाए एक जगह, सेटल होने के बाद कम्युनिटीज़ बना पाया, कम्युनिटीज़ बनाने के साथ साथ फिर स्पेशलाइजेशन हो पाई। इट वाज स्टार्टेड विद एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन। हमारी ह्यूमैनिटीज़ की सीरीज़ है, आई वुड रेकमेंड उसको सुने एक बार। इट्स एन अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग सीरीज, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है और इसमें फन बैंटर चलता है। जैसे मैं अक्सर अपने फन बैंटर में बात करता हूँ कि श्रीनगर के लोगों को लगता है कि पहले खुदा ने अर्श बनाया, नहीं, पहले श्रीनगर बनाया फिर कुछ और बनाया। तो फन बैंटर में इसको इसको अतिशयोक्ति कहते हैं। दे मस्ट बी सम इंग्लिश फॉर इट ना, बड़ा चढ़ा के किसी चीज को बोल देना। तो वो हमारे बीच आपस में चलना चाहिए, अच्छी बात है, इसको रहने दे ऐसे ही, बट टॉक टू ईच अदर अबाउट इट। लेज़ली हेजल्टन ने भी इसको थोड़ा सा छेड़ा। लाइक मोस्ट स्ट्रीट डेवलपर्स इवन टुडे, the Meccans considered themselves infinitely superior to what they saw as bunch of provincials. तो जब इस लड़के के होने की खबर पहुंची मक्का, तो उनके जो अंकल थे, फादर तो रहे नहीं, दैट मीन्स हाशिम तो रहे नहीं, हाशिम के जो ब्रदर है उनका नाम मुतल्लिब था। तो मुतल्लिब, ही वाज क्लियर कि ही हैज टू गेट दिस बॉय बैक। ऐसे थोड़ी देहात पे थोड़ी पलेगा हमारा बेटा, नो, ही इज गोइंग टू कम बैक। It would turn into the 6th century Arabian equivalent of a custody battle. कस्टडी बैटल, कौन रखेगा लड़के को, उसकी माँ या उसकी फादर की फैमिली? मुतल्लिब हैड लीगल प्रेसिडेंट ऑन हिज साइड। वक्त का कानून उनके साइड था। क्यों? क्योंकि ये जो फादर के साइड से नस्ब चलता है उसी की प्रायोरिटी है देन मदर्स। पैटर्नल ब्लड लाइन टुक प्रायोरिटी ओवर द मैटरनल वन। लेकिन ये शायद प्राइमरी मोटिवेशन ना रही हो कि why is he going to claim the child.
अच्छा, यहाँ पे मॉडर्न माइंड might make you raise some eyebrows on lineage. लीनिएज पैटर्नल होती है, इस्लाम में लीनिएज पैटर्नल है, मैटरनल नहीं है। क्या ये सही है गलत है वो आप देख ले। मेरा मकसद नहीं रहता चीज़ों को प्रोपेगेंडा में तब्दील करना, लेकिन तब उनको उस चीज़ में उनको ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो हैं। तो सही है गलत है वो आपका फैसला है, लेकिन ये क्लियर है कि इस्लाम हैज़ प्रेफर्ड paternal bloodline. That bloodline runs through fathers. इसके पीछे कोई फिजियोलॉजिकल जेनेटिक रीजंस नहीं है इस्लाम के। फिर होते हैं ना वो ब्रिगेड, एक है ना हमारा साइंस ब्रिगेड कि वाई क्रोमोसोम देखो फादर से ही आता है, एक्स क्रोमोसोम तो खैर वो वाई क्रोमोसोम की एक्सक्लूसिविटी होती है जिससे लीनिएज को आज भी ट्रेस किया जा सकता है, वो फादर से ही पास ऑन हो सकता है। दैट वाज नॉट नोन टू अरब्स फॉर एग्जांपल। बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आई कैन टेल यू विदाउट गेटिंग इनटू द डिबेट, क्योंकि ये भी बड़े सारे लोग हैं कि इस्लाम में लीनिएज का क्या कंसेप्ट है भी या नहीं है। बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म गॉड यूजेस फॉर मैन इन कुरान। आउट ऑफ ऑल द टर्म्स द वर्ड कौम, कौम कहते हैं ना किसी नेशन को, दैट्स यूज्ड फॉर मैन इन कुरान। तो कौम मर्द के लिए भी यूज होता है। देयर आर एटलीस्ट 2 वर्सेस दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ राइट नाउ जहाँ पे बहस भी नहीं हो सकती कि कौम किसके लिए यूज हुआ है। एक सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला कहते हैं कि कौम को बुरी बातें नहीं करनी चाहिए और औरतों को भी बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। और दूसरी जगह सूरह निसा में कौम हैज बीन आस्क्ड टू प्रोटेक्ट वुमन। तो कौम किससे बनती है? सो दैट शुड इटसेल्फ टेल यू कि अरब ट्रेडिशंस में क्या था लीनिएज का मामला। क्या ये सही है गलत है, दैट वुड डिपेंड ऑन योर लॉयल्टीज और लॉजिक, रैशनल एविडेंस, वट एवर, एंथ्रोपोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल। देर आर मेनी हु डिसएग्री विद इट कि ये पेट्रियार्कल है, बुरा है एंड इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स है। बट इन एकेडमिक सर्कल्स like that of ours, that sentiment has no space, absolutely no space. हमारे लिए चीज़ों को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, whatever the position may be. So what really drove him, if this was not the primary motivation कि हमारा बच्चा है? Probably it was Mutallib's yearning to have a son. He did not have a son. And this is also strikingly similar to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, who would not have a son later, he would have daughters. खैर ये निकलते हैं मदीना की तरफ and he is persuading the boy's mother to hand him over. रिवायतें यहाँ से कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स देती है। एक वर्जन में है कि रिलक्टेंस तो दिखाई लेकिन एग्री किया फाइनली, क्योंकि मुतल्लिब इज परसिस्टेंट कि नहीं, गिव द चाइल्ड टू मी and he would be brought up in the nobility of Mecca where he belonged. एक रिवायत ये है। एक और वर्जन कहता है कि शी डिड नॉट एग्री और कुछ देर समझाने के बाद मुतल्लिब लॉस्ट पेशेंस और फिर सिंपली बच्चे को किडनैप करके निकल गए वहां से। placed this child in front of him on his camel and just ran away with him. ये जो ये दूसरा वर्जन है, लेस्ली हेजल्टन कहती है मोस्ट प्रोबेबली यही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि बाकी रिवायतों में क्या होता है, मुतल्लिब
डिस्गाइजेज द चाइल्ड्स आइडेंटिटी जब वो वापस आ रहे होते हैं। बाकी सबसे कह रहे होते हैं इज माई स्लेव, ही इज माई स्लेव। इसी वजह से ही वॉज डब्ड एज अब्द। अब्द कहते हैं स्लेव को, अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब तो आपने नाम सुना होगा, नेफ्यू ऑफ मुतल्लिब, but is named Abdul Muttalib, the slave of Muttalib. And this name stuck. And 5 decades later, 50 साल बाद, यही वो शख्स है जो हुबल के सामने अपनी यंगेस्ट औलाद अब्दुल्ला उसकी लाइफ स्पेयर करने के लिए he is going to place those arrows. And that would be the person who would father Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam only to die in Medina once again. लेस्ली हेजल्टन पूछती है, कुड द ग्रैंडसन एस्टैब्लिश ए न्यू होम इन हिज ग्रैंडफादर्स बर्थ प्लेस? क्या ऐसा हो सकता है कि शायद इसी शहर में ये नया घर अपना बसाए? और अगर इसको ऐसे हम बोले, इट सीम्स टू हैव द पावर ऑफ नैरेटिव इनएविटेबिलिटी, ऐसा लगता है कि ऐसे ही तो होना चाहिए तब। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता मदीना से है वो कोई उतना मजबूत नहीं है जितना इस सारी कहानी से लग रहा है। 6th सेंचुरी अरेबिया में कोई बड़ी बात नहीं है, और दिस इज अ नथिंग, दिस इज अ नॉन इवेंट। ये किसी के लिए मसला ही नहीं है, ये अनफैदमेबल है कि द मदर वुड कीप द चाइल्ड। ये कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं बनाता मदीना के साथ। एवरी वन वुड हैव नोन कि द चाइल्ड बिलोंग्स टू अब्दुल मुतल्लिब, ये सॉरी मुतल्लिब, दैट हाशिम्स हैड द फर्स्ट राइट टू द चाइल्ड। उनके ग्रेट ग्रैंडफादर्स हैड बीन लेफ्ट टू मॉडर्न, great grandmothers, they had been left to mourn their son's loss alone. There were no repercussions on it. कोई नहीं आया लेने वापस, सबको पता थी कि यही सही है, ऐसे ही होता है। कोई जंगे नहीं छिड़ी, कोई पीछे भाग के नहीं आया, कोई लड़ा नहीं, 2-3 साल बाद कोई फिर से किडनैप करने नहीं आया। इट इज लॉस्ट। उसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं है इस पे, नथिंग। कलेक्टिव मेमोरी ऑफ मदीना में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। The idea of Quraysh aristocrats swooping in to claim and kidnap a native boy, ये तो बिल्कुल इनको पता था ऐसे ही होना है, ऐसे ही होने वाला था। It was a piece of Medina's awareness. वो जानते थे ऐसे ही होगा। मक्का एक फ्लोरिशिंग सेंटर है, यहाँ पे लोग पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, यहाँ पे कॉमर्स है। मदीना इट्स अ पास थ्रू, इट्स नॉट इवन ए डेस्टिनेशन, यहाँ से लोग गुजरते हैं। एक एग्रीकल्चर सेटलमेंट है, थोड़े से पेड़ हैं डेट पाम्स के, कुछ फ्रूट्स हैं, दैट्स इट। देयर इजंट मच दैट यू गेट फ्रॉम दिस प्लेस। जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए एनफ है। फॉर देम इट्स अ फाइन प्लेस, दे आर मेकिंग अ गुड लिविंग आउट ऑफ दिस फर्टाइल वैली। बट Mecca is altogether a different thing. Mecca was controlled by a single tribe, the Quraysh. There was stability here, there was nobility here, there was custom, culture, civilization. और मदीना में ट्राइबल वॉरफेयर, इंटर ट्राइबल राइवलरी, हर मामले पे लड़ाई। ये कुआं किसका है? मेरा है, लड़ रहे हैं इस बात पे। ये डेट पाम के ट्रीज किसके हैं? ये मेरे हैं, लड़ रहे हैं इस बात पे। और इसी वजह से मदीना में जितनी छोटी सेटलमेंट्स थी 8-9 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई, दे वर फोर्टिफाइड, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता था, ये सिर्फ लड़ते थे आपस में। तो एवरीवन हैड बिल्ड फोर्ट्स अराउंड देयर सेटलमेंट्स। और सच्चाई तो यही है, मदीना की जो सबसे 2 बड़े ट्राइब्स थे, खजराज और आउस के, वो तो बार बार लड़ते थे। इन सालों में भी लड़ ही रहे थे, जिन सालों की हम बात करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त की। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर एंड बोथ वर नॉट एबल टू डोमिनेट द अदर कंप्लीटली। तो ये वाला टाइम जो होता है जहाँ पे एक क्लियर हेजमन नहीं होता है, ये बड़ा वायलेंट टाइम होता है। एंड द बैलेंस वाज एन अनईजी टिंडर बॉक्स, अ थिंग दैट कुड बी लाइक, थोड़ी सी चिंगारी लग गई इसमें आग लग जाएगी, वैसे मामलात थे यहाँ पे। शायद एक ही चीज थी जो इनको थोड़ा सा यूनाइट करती थी,
ये गांव के लोग शहर से नफरत करते थे। आपस में बटे हैं, लेकिन शहर से यूनानिमसली नफरत है। वो दे वुड रिजेंट द कुरैश, क्योंकि वो खुद को कुछ पता नहीं क्या तोप समझते थे, सोफिस्टिकेटेड समझते थे, देन दीज पीपल ऑफ मदीना. So Leslie Hazelton says, perhaps the one thing that really united them was a simmering resentment of the Quraysh, who so clearly considered themselves far more sophisticated than those date farmers up north who couldn't even keep the peace among themselves. तो क्या होगा अब? Is Medina going to be the new home? Only time would tell. हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. अस्सलाम वालेकुम.